बच्चे को देखा, बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे भीष्म पितामह को किसी अर्जुन ने बाण मारे वैसे लटकाए थे। वो ग्रिल ऐसी थी कि ऊपर एरो टाइप का बना था, तो ऐसे लग रहा था जैसे बाण टाइप का ही हो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि वो एरो टाइप के निकले रखे थे, तो हम चाहते थे कि ग्रिल आगे से निकले, क्योंकि एरो टाइप जो होता है ना, अगर पीछे से निकालते हैं तो वो ज़्यादा डैमेज कर देगा ब्रेन को। दो तरह की इंजरी होती है, मैं से बताना चाहूँगा। एक होती है प्राइमरी इंजरी, एक होती है सेकेंडरी। हम काफ़ी सारी छड़ काट पाए, पर बीच वाली छड़ क्योंकि सर के बहुत पास थी और जब काट रहे थे तो बहुत चिंगारी और करंट पास हो रहा था, हमारा उसे काटना संभव नहीं हो सका। जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। और इस कहानी में साइयाँ जो हैं वो धरती के भगवान डॉक्टर हैं। दरअसल लखनऊ में जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही थी पूरे भारत की तरह, लेकिन लखनऊ के एक इलाके गोमती नगर में एक बच्चा 20 फीट नीचे अपने घर से जा गिरता है। गिरता भी है तो लोहे की छड़ में उसका सर आर पार हो जाता है। ऐसे में आनन फानन में वेल्डर बुलाया जाता है। कट करके उस हिस्से को अस्पताल पेरेंट्स लेकर के आते हैं, तो एक निजी अस्पताल कहता है कि देखिए ठीक तो हो जाएगा पर 15 लाख लगेंगे, गारंटी कोई नहीं है। माता पिता हार चुके होते हैं, भागे भागे केजीएमसी पहुंचते हैं और केजीएमसी में जब वो आते हैं तो उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर अंकुर बजाज जी से, जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं न्यूरोलॉजी विभाग के। सर उनका ऑपरेशन करते हैं और हार मान चुकी सभी आंखों में एक बार वापस से उम्मीद की लौ लाते हैं और बच्चा जीवित भी है और स्वस्थ भी हो रहा है, उस छड़ को बाहर भी निकाला जाता है। सर, जन्माष्टमी वाले दिन जो है आप भगवान कृष्ण की तरह एक जीवन में आए, क्या था वो मंजर? जैसे आपने इसके बारे में सुना, उस पहर में क्या था, वो किस तरह से डिसीजन मेकिंग हुई और तुरंत कैसे वो स्ट्रैटेजी प्लान हुई कि क्या करना है? अच्छा, जन्माष्टमी जैसे हमें है वो रात में 12 बजे मनाते हैं, क्योंकि कृष्ण जी का जन्म रात में 12 बजे हुआ था। तो ये इंसिडेंस भी मेरे नोटिस में रात में 12 बजे के करीब आया है। लगभग उस दिन हमारे साथ एक बड़ी दुर्घटना हुई कि मेरी माता जी का हार्ट अटैक पड़ा था और उनकी उस दिन स्टंटिंग हुई, जो हार्ट में 3 स्टंट डले। तो हार्ट में स्टंटिंग जनरली आर्टरी, रेडियल आर्टरी से डाली जाती है, पर उनका वो छोटी थी तो उनको पैर से डाला गया। तो ऐसा होता है कि जब भी पैर से डाला जाए तो ये ध्यान रखना होता है कि पैर लगभग 16-18 घंटे तक हिले नहीं, क्योंकि वो थ्रोम्बस कभी ऊपर चला जाता है। तो मैं और मेरे बड़े भैया को मैंने बुला लिया था इसी कारण, जो झांसी में है, जो डेंटिस्ट हैं, वो भी आ गए थे। तो हम लोगों ने जब स्टंटिंग करी, जब स्टंटिंग हुई तो पता चला कि माँ का पैर अब लगभग 18 घंटे 16 घंटे तक ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए, कुछ मूवमेंट नहीं चाहिए इसमें। तो हम, और जैसे होता है, हमने मम्मी से कहा, मम्मी अब कोई बात नहीं, आपका पैर तो अंगद का पैर बन गया है, अब 18 घंटे तक हिलेगा नहीं। और क्योंकि इंसान परेशान हो जाता है तो हम और भैया ने प्लान बनाया था कि हम लोग एक हाथ अपना माँ के पैर पे ही रखेंगे ताकि उनका पैर हिल ना पाए। कभी आप अनकॉन्शियस में हिलाएं तो टैप कर दें और वो वहीं पे स्थिर कर सकें हम लोग। तो हम लोग का ऐसा प्लान था। वो चल रहा था, माता जी रिकवर कर रही थी, वाइटल्स अच्छे थे, ठीक थे, पर अभी भी समस्या ही घड़ी सबसे ज़्यादा रात में रहती है, तो हम लोग बहुत विजिलेंट थे। रात में ही 11:15 बजे लगभग मेरे पास कॉल आता है कि एक बच्चा है जो आया हुआ है अति गंभीर स्थिति में और जिसमें छड़ें निकली हुई हैं। पहले मैंने कहा ये समझ में नहीं आया, ये क्या बात कर रहे हैं। मैंने पूछा कैसे निकली है, क्या निकली है। जैसा उसने बताया, 3 साल का बच्चा, सुन के बड़ा रूह कांपी। तो मैंने अपने भैया को बोला, भैया अब आप ये अंगद का पैर संभालिए थोड़ी देर, ठीक है, मैं थोड़ा सा इमरजेंसी हो गया था। अच्छा, तो आपने जो है माता जी को वहीं भैया जी के साथ में छोड़ा और आपने चयन किया कि मुझे जाकर के देखना है। उस समय तो डॉक्टर साहब आप ये भी कर सकते थे, आप बता सकते थे कि देखिए मेरी माता जी जो है बीमार है और आज ही उनका स्टंट पड़ा है, तो ऐसे में मैं नहीं आ पाऊँगा, या फिर कोई और डॉक्टर अटैच कर दिया जाता, तो ये चीज़ भी तो हो सकती थी। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, पर आप ये सब चीज़ें सोचते नहीं हैं। जब आपके सामने कुछ लड़ाई हो या कुछ ऐसा समस्या घटना हो तो आप डिसीजन लेने में विश्वास रखते हैं। रात का टाइम था, रात में दूसरे को अडॉप्ट करना हो जाता, पर क्योंकि वहाँ था तो मुझे लगा बच्चे को पहले देखना चाहिए। बच्चा एक सीरियस कंडीशन में है, ठीक है, और मेरे पास मेरे भैया भी थे जिनको मैं छोड़ के जा सकता था, ठीक है। तो इसका चयन करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि बीइंग अ क्लिनिशियन और बीइंग अ सर्जन, ठीक है ना, मैं अपने घर वाले और मतलब जो भी मेरे रिश्तेदार रहते हैं उन्हें पता है कि मैं उनका काफ़ी ख्याल रखता हूँ और काफ़ी देखता रहता हूँ। तो वो लोग सब मेरे पास ही आते हैं और मैं भी कोशिश करता हूँ, मेरी हैबिट है कि जिसकी जितनी हेल्प हो जाए उतनी कर देना चाहिए। जीवन में इंसान इसीलिए आता है, जिसकी जितनी हेल्प हो उतनी कर देनी चाहिए, ठीक है। तो माता जी का समस्या तो गंभीर थी, था कि फिर बच्चे की भी समस्या बहुत गंभीर थी, क्योंकि ऐसा केस बहुत ही रेयर आता है और ऐसा गिर जाए बच्चा तो डिसीजन लेना मुश्किल था। पर फिर आपने किया, क्योंकि हम इसी के लिए बने हुए हैं।
ठीक है, हमें अपनी समस्या को दूर रख के पहले सबसे पहले अपने मरीजों की समस्याएं जरूर देखनी चाहिए। इसी के लिए मैंने डिसीजन लिया मैं जाके देखूंगा। जब मैं ट्रॉमा सेंटर रात में पहुंचा, ठीक है, तभी तकरीबन 12 बजने में 5, मैं 5 मिनट में ट्रॉमा सेंटर पहुंच गया जब मुझे न्यूज़ मिली। ठीक है, तकरीबन 12 बजने से 5 मिनट पहले बच्चे को देखा, बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे भीष्म पितामह को किसी अर्जुन ने बाण मारे हो वैसे लटकाए थे। वो ग्रिल ऐसी थी कि ऊपर एरो टाइप का बना था, तो ऐसे लग रहा था जैसे बाण टाइप का ही हो। तो ऐसी ग्रिल के साथ बच्चा लेटा हुआ था साथ में। ठीक है, बड़ा गंभीर समस्या थी, देखने वाला की समस्या थी। माँ बाप, उसके भाई बहन जो भी आए थे, जो रिश्तेदार थे, जो चाचा थे, उनको साथ वाले जो लेके आए थे, वो भी बड़ी समस्या में गंभीर थे। हमने उनको सांत्वना दी। हमने कहा भैया इसका प्लान बनाया जाए, पहले करना क्या है। उसको वाइटली स्टेबल किया गया पहले, कि बच्चे को कम से कम जब तक ऑपरेशन है तब तक तो जीवित रखें। पहले वाइटल स्टेबल किया जाए, उसका ब्लड अरेंज कराया गया कि ऑपरेशन में खून की ज़रूरत पड़ेगी, क्या करना है। अब साथ में सबसे इम्पोर्टेंट था कि वो एरो टाइप के निकले रखे थे, तो हम चाहते थे कि ग्रिल आगे से निकले, क्योंकि एरो टाइप जो होता है ना, अगर पीछे से निकालते हैं तो वो ज़्यादा डैमेज कर देगा ब्रेन को। दो तरह की इंजरी होती है, मैं से बताना चाहूँगा। एक होती है प्राइमरी इंजरी, एक होती है सेकेंडरी इंजरी। प्राइमरी इंजरी होती है जो चोट लगे तभी हो गई, जिसके लिए हम खाली प्रिवेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना, डॉक्टरी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। जैसे कोई गिरा और उसे चोट लग गई, तो हम प्रिवेंशन में उसे हेलमेट पहना देते हैं, ठीक है, ताकि गिरे तो सर बच जाए। सेकेंडरी इंजरी होती है कि जब हमारे पास प्राइमरी इंजरी होके आए, किसी को चोट लग के आए, तो उसकी हम इंजरी कैसे कम से कम कर सकें, उसके क्षतिग्रस्त ब्रेन को कम से कम डैमेज होके हम ये काम कर सकें। तो हमारे पास था कि सेकेंडरी इंजरी को कम करना ही करना है। ठीक है, उसके लिए हमने उसका बीपी मेंटेन रखा, उसका सैचुरेशन मेंटेन रखा, उसे इंट्यूबेट रखा, उसे वेंटिलेटर पे रखा, ताकि हम उसका मेंटेन कर सकें। अब क्योंकि हमें प्लान ये था कि आगे से निकालना है, तो हमें वो छड़ काटनी थी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वो बीच में ना एक लोहे की सिल्ली से सारी छड़ें कनेक्टेड थी। तो अब छड़ काटने वाले एक्सपर्ट को ढूंढा गया रात में। ठीक है, हमारे पीआरओ को बुला गया, हमारे यहाँ के बंदे को बुलाया गया। फिर जब विभाग अध्यक्ष को पता चला, जो कि हैं डॉक्टर बी के ओझा सर, ठीक है, उनके भी एक जानने वाला, एक छड़ काटने वाला अलीगंज में रहता था। उन्होंने रात में उसे कॉल किया, ठीक है, और वो बंदा भी रात में यहाँ पे आ गया। जब उससे बोला गया आप कितने पैसे लेंगे इसके लिए, तो उसने कहा मैं फ्री में आके काट दूंगा, ये तो नेक काम है। इस तरह के लोग भी थे। तो वो भी साथ में आया, हमारे वाले आया। हम काफ़ी सारी छड़ काट पाए, पर बीच वाली छड़ क्योंकि सर के बहुत पास थी, और जब काट रहे थे तो बहुत चिंगारी और करंट पास हो रहा था, हमारा उसे काटना संभव नहीं हो सका। हम लोगों ने बहुत कोशिश करी, पर वो संभव नहीं हो सकता था। ठीक है, तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि उसे रहने देते हैं। हम लोग का प्लान चेंज होगा कि हम पीछे से निकालेंगे, क्योंकि उसे काट नहीं सकते थे। दूसरा इंट्यूबेशन थी कि हमें एक एंजियोग्राफी करनी थी, सीटी एंजियोग्राफी। तो बच्चा सीटी के कंसोल में लेट नहीं पा रहा था। ये हमारे लिए दूसरी दुविधा थी कि एक होता है कि पहले प्लान से जाएं, तो हम पहले ही मापदंड बना के जाएं कि हमें क्या क्या बचाना है, क्या करना है, ताकि हम एक पूरे सब जो सामान और पूरी तैयारी के साथ जाएं। तो उसको देखा गया तो वो भी संभव नहीं हो पा रहा था। तीसरा पोजीशन जो हमने करनी थी, जनरली क्या होता है जब हम यहाँ का ऑपरेशन करते हैं, किसी भी यहाँ की हड्डी हटा के ऑपरेशन करते हैं, तो हम सीधा लेटाते हैं मरीज को, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे हड्डी निकालें और देखिए ऑपरेशन करें। जब हम यहाँ का ऑपरेशन करते हैं किसी का, तो हम उल्टा लेटाते हैं मरीज को, ताकि हम यहाँ की हड्डी काटें और करें, क्योंकि इसका तीर एक तरफ लेफ्ट तरफ के यहाँ से निकल के यहाँ से निकला हुआ था, ठीक है ना, और दूसरा कंधे के इधर से आर पार था। तो इसको ऐसे लेटाना संभव नहीं था, इसको उल्टा लेटाना भी संभव नहीं था, और बच्चा बहुत छोटा था। तो हमने एक छोटी सी हेड रिंग बनाई पटिया बांध के, और उसको इस तरीके से लिटाया कि हेड रिंग में ऐसे रहे, ताकि ये भी खुला रहे और ये भी खुला रहे। फिर हम सब ने मिलकर प्लान बनाया कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें क्षतिग्रस्त हुई होंगी और हमें क्या क्या बचाना है। इस प्लान को बना के हमने मेंटल मेकअप किया। मैंने मेंटल मेकअप करके ओटी में गए। ओटी में बेहोशी के डॉक्टर साहब ने इनको बेहोशी दिया, और मीनवाइल उसके वाइटल स्टेबल रखे। हमने पहले पीछे से काटी हड्डी, ठीक है, हड्डी को काट के जो उसके अंदर का जो हड्डी के ऊपर, जो ब्रेन के ऊपर एक मैटर होता है ड्यूरा मैटर, जो टफेस्ट लेयर होती है ब्रेन की, से मेनिंजेस कहते हैं, उसमें चोट थी, उसको काट के फैलाया। उसको पूरे रास्ते में सेपरेट किया, ब्रेन को सेपरेट किया पूरे रास्ते में उसके, जहाँ पे छड़ घुसी हुई थी,
जब सेपरेट करने के बाद वो चीज़ बहुत हैवी थी, जब पीछे से लूज़ हो गई तो वो गिरने वाली थी ब्रेन में। तो एक आदमी को मैंने, जो हमारे साथ असिस्टेंट सर्जन थे, ठीक है, तो एक को मैंने रखा कि आप इसे पकड़े रहिए ताकि मैं फिर आगे से फ्री करूँ। अगर मैं उसे वहीं छोड़ देता तो वो ब्रेन को क्षतिग्रस्त करके पूरा ब्रेन डैमेज कर देता। तो एक बंदा अब पकड़ा रहा उस छड़ को ताकि वो नीचे नहीं गिरे। फिर मैंने आगे से ऑपरेशन शुरू किया। जब आगे से ऑपरेशन शुरू किया, इधर की हड्डी काटी, फील की, तो जो मेजर वेसल होती हैं, एमसीए वेसल, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, उनको मैंने देके सेपरेट किया ताकि बच्चों की जो मेन नस है, खून सप्लाई बनने वाली, उसे बचाया जा सके। जब उसको सेपरेट करके अंदर तक पूरा ले आके सेपरेट किया ब्रेन टिश्यू से, तब धीरे धीरे करके, हिम्मत करके, आगे से अंडर विजन हमने उस छड़ को पूरा निकालने में कामयाब रहे। ये एक छोटी सी कहानी थी इसकी, जो हमारे निकालने की, जो हमारे रोंगटे खड़े करने की बात थी, जिसको लेके हम सब इतने वो परेशान थे। उसके बाद फिर कैसे क्लोजर करना है, उसको क्लोजर किया गया, एनेस्थीसिया के स्टेबल करके फिर हमने पीडियाट्रिक आईसीयू में इसे शिफ्ट किया बच्चे को। डॉक्टर साहब, ये ऑपरेशन तकरीबन 6 घंटे चला था। ये पूरी जो मशक्क़त थी वो 6 घंटे तक किसी प्रकार से सब। हाँ, ये 6 घंटे थी, इसमें एनेस्थीसिया देने का टाइम भी था और हम लोग को ऑपरेट का टाइम भी था। ये 6 घंटे बिल्कुल नसों को बाँधने था कि कुछ बच्चे को हो ना जाए बीच में ही, हमारे निकालने से पहले ही किसी की मतलब किसी का कोई दुर्घटना ना हो जाए, ऐसा ना हो। हमने इनके परिवार वालों को भी समझाया था, उनको हमने काउंसिल किया कि हम कोशिश पूरी जारी रखेंगे, आखिरी मौके तक जारी रखेंगे, चाहे जो हो जाए, हम लोग इसको करके दिखाएँगे। उन्होंने हम पे भरोसा रखा, उन्होंने हमें मौका दिया, ठीक है ना? उसका उसका एक परिणाम निकला कि हम उस छड़ को निकाल पाए और बच्चे को अभी जीवित रख पाए। अब सर, एक अंतिम सवाल ये रहेगा कि जो एक्सटर्नल ऑडियंस थी, यानी जो पेशेंट आए थे, उनको तो आपने काउंसलिंग करके समझाया कि हम ये कर देंगे, विश्वास रखिए। लेकिन जो आपकी साथी टीम थी, क्योंकि इतना छोटा बच्चा है और इतनी बड़ी दुर्घटना है और इतना सब कुछ दिख रहा है कि आर-पार हो गए हैं, बिल्कुल बाढ़-नुमा जो उसमें ग्रिल थी वो। ऐसे में उनको मोटिवेट करना कैसे था और उनका कोऑर्डिनेशन फिर कैसे बैठाया आपने? अच्छा, बच्चों में एक ख़ास बात होती है, वो है ब्रेन की प्लास्टिसिटी। मैंने ऑपरेट किए हैं ऐसे बच्चे जिनको एमसीए पूरा इन्फार्क्ट हो गया है, मतलब एक तरफ का ब्रेन पूरा काला हो गया है, उनकी हड्डी हटा के ऑपरेट किया है, तब उनका हाथ पैर बिल्कुल बंद रहता है, ठीक है? पर ओवर 6, 9, 8 महीने बाद वो चलने लगता है हाथ पैर। ब्रेन के दूसरे पार्ट इस पार्ट को ओवरटेक कर लेते हैं, उसके फंक्शन को ओवरटेक कर लेते हैं। ये बच्चों में बहुत बढ़िया देखी गई है। तो मुझे पता था कि एक बार जीवित कर पाएँगे तो जो क्षतिग्रस्त है से बचा सकते हैं। तो मैंने अपनी टीम को बोला, ये नहीं सोचना कि बच्चा मर जाएगा। हम बच्चा जीवित करेंगे, बच्चे को ठीक करेंगे, चाहे जो हो जाए उस पे सारी मेहनत करेंगे। तो मैंने उनमें एक आशा की किरण जगाई पहले तो, पूरी टीम को। सब टीम को मैंने प्लान बताया कि ये हमें करना है, इस तरह से प्लान रहेगा, इस तरह से पोज़ीशन होगी, इस तरह से हेडरिंग बनेगी, ये पूरा प्री डिटरमाइंड प्लान बनाया। मैंने बोला कि पहले पीछे से करेंगे क्योंकि पीछे से घुसी है वो क्रिटिकल पार्ट है, और जब फ्री होगा, मुझे पता था ये भारी है क्योंकि चीज़ें कुछ मेरे साथ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो हम लोग पहले से निकालते रहे हैं चीज़ें। गोली-वोली तो आम बात थी, ठीक है? तो निकाली हुई है, पर इसका क्रिटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा था इस वाले केस का। तो हमने पूरा प्लान किया, अपनी पूरी टीम को मोटिवेट रखा, एनेस्थीसिया की पूरी टीम को मोटिवेट रखा। इसका रिज़ल्ट परिणाम हमको मिला। जैसा कि होता है कि पहले ही प्री प्लानिंग के साथ जाएँ, प्लान ए और प्लान बी दोनों मैंने बना के रखे हुए थे इसके लिए। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा प्लान ए ही सक्सेसफुल हो गया, हमें प्लान बी की तरफ जाना नहीं पड़ा। ये जो पूरी आपने हमें स्टोरी सुनाई है, इतने समय बताया कि किस तरह, कैसे, किस समय, किस कालखंड में क्या हुआ, ये वही सेम दौर था, ये वही समय कालखंड था जब आपकी माताजी भी बेड पर थी और वो भी वहाँ पर अपना इलाज करा रही थी और आप यहाँ पर अर्जुन की तरह कर्म करने में जुटे हुए थे। डॉक्टर साहब, बाद में क्या रिस्पॉन्स था? जो उनके परिजन थे जिस बच्चे के, उनके पेरेंट्स और उनके जो चाचा और लोग जो आए थे, जो भीड़ आई थी यहाँ पर, उनका क्या रिस्पॉन्स था? वो बिल्कुल हताश हो के आए थे हमारे पास। उनको लगता था कि बच्चा अब जीवित नहीं बचेगा। उनके दिमाग में ये था कि अब बच्चा उनका 3 साल का जीवित नहीं बचेगा। जब वो निकाल के मैं ग्रिल उनके पास ले गया, मैंने दिखाया कि ये ग्रिल मैंने निकाली है। उनकी आँखों से आँसू निकलते रहे थे, ठीक है ना? वो मेरे पैर के ऊपर गिर गए। मैंने कहा नहीं, ठीक है ना? ये सब भगवान का काम है, हम इंसान हैं, इंसान का काम करते हैं, ठीक है?
बाकी ऊपर वाले के हाथ में। तो वो लोग काफ़ी इस बात को लेके उनमें काफ़ी खुशी हुई और उनको एक जीवन की उम्मीद मिल सकी कि उनका बच्चा जीवित है और जीवित रह सका है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, और बहुत शुक्रिया उन सब लोगों की तरफ से जो बहुत उम्मीद लेकर के आपके पास पहुँचते हैं, जो व्हाइट एप्रन है उनके पास पहुँचते हैं। और जो एक कहावत है, कहा जाता है कि भगवान दूसरे रूप में धरती में डॉक्टर के रूप में है। कहीं न कहीं डॉक्टर अंकुर बजाज जैसे डॉक्टर्स हैं, जिनकी वजह से ये जो कहावत है, ये चरितार्थ हो जाती है। ग्राउंड ज़ीरो भारत के लिए लखनऊ से अनुराग तिवारी।